हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सभी प्रश्न सिलेक्टेड और आपके सिलेबस पे आधारित हैं। ये वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम के अलावा सीजी टेट, यूपी टेट, रीट, सी टेट, एमपी टेट और अन्य आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए और लास्ट तक जरूर देखना है और कमेंट कर दीजिएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही किए गए हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा कि ज्येष्ठ शब्द का विलोम बताना है आपको कि ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है पूर्व, अगज, कनिष्ठ या फिर भूत। तो देखिए, ज्येष्ठ शब्द का विलोम पूछा है हमसे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, कनिष्ठ। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मैं भी यह जानता हूं, मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में कौन सा निपात है। आपको बताना है कि कौन सा निपात है। ऑप्शन है बलदायक निपात, दूसरा है निषेधात्मक निपात, ऑप्शन सी है नकारात्मक निपात और ऑप्शन डी है स्वीकारात्मक निपात। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मैं भी यह जानता हूं, मैं कौन सा, तो बलदायक निपात होता है। देखिए, थोड़ा सा आप निपात के बारे में जान लीजिएगा। जो निपात होते हैं वो एक तरह से अव्यय ही होते हैं, क्योंकि जो अव्यय होता है वो किसी भी लिंग, पुरुष और वचन में उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं भी खाना खा रहा हूँ, तो देखिए, या फिर राहुल खाना खा रहा है, या फिर सीता खाना खा रही है, तो देखिए सीता के अनुसार आपकी क्रिया भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर पुरुष भी चेंज हो गया, वचन भी चेंज हो गया, सब चेंज हो गया, लेकिन जो भी है आपका यहाँ पर, जो भी है उसका किसी भी तरह से उसमें परिवर्तन नहीं आया है और वो वैसे का वैसा है। तो निपात जो होता है वो एक तरह का अव्यय होता है। आपके हिंदी में कुल कितने 9 प्रकार के निपातों के बारे में चर्चा की गई है कि जो कुल निपात होते हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। और जो भी है वो कैसा है, एक बलदायक निपात है। देखिए, जो निपात होते हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न बलदायक होते हैं जिन पर जोर दिया जाता है। जैसे राहुल भी खाना खा रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो भी शब्द है यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि राहुल भी खाना खा रहा है। तो जहां पर जोर दिया जाता है वहां पर कौन सा निपात होता है, बलदायक निपात होता है। निषेधात्मक निपात की बात करते हैं तो देखिए, मत, मत कैसा आपका निषेधात्मक निपात है। और नकारात्मक निपात की बात करते हैं तो ना और नहीं, ये कैसे आपके नकारात्मक निपात हैं। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर अक्सर बच्चे ये प्रश्न गलत कर देते हैं। कह रहा है निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। आपको बताना है कि अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। ऑप्शन है आ, ऑप्शन बी है फा भा, ऑप्शन सी है कागा, ऑप्शन डी है था धा। तो देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो अल्पप्राण है वो कौन सा है, का और गा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, जो अल्पप्राण होता है और महाप्राण, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो अल्पप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, तो देखिए किसी भी वर्ग का, हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। किसी भी वर्ग का जो अल्पप्राण होता है वो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और इसके अलावा या रा, ला, वा, जो कैसे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा और या रा, ला, वा कैसे होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। और महाप्राण की बात करते हैं तो किसी भी वर्ग का चौथा और पांचवा वर्ण और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन सा और हा, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। आपको बताना है कि महेंद्र शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है। ऑप्शन है महो इंद्र, ऑप्शन बी है महे इंद्र, ऑप्शन सी है महा इंद्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है, जिसमें से आपका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महा धन इंद्र। अब देखिए, जो आपका गुण स्वर संधि होती है, आप इसके बारे में आपको याद रख लेना है कि यदि कहीं पर भी आपको एक मात्रा मिलती है, एक मात्रा मिलती है, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। और यदि कहाँ किसी भी शब्द पर आपको क्या मिलता है, डबल मात्रा मिलती है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। इतना ही आप याद रखिएगा तो आपका प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है,
भाववाचक संज्ञा बताना है आपको, तो ऑप्शन है आपके श्याम, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है बचपन और ऑप्शन डी है नदी। तो देखिए आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि बचपन में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा कैसी है, बचपन में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद श्याम की बात करते हैं, तो श्याम शब्द में कैसी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ पर है, तो श्याम शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा पानी की बात करते हैं, तो पानी में द्रव्यवाचक या जिसको पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसमें है, पानी में। इसी प्रकार नदी की बात करें तो नदी में आपकी कैसी जातिवाचक संज्ञा है, जो किसको, देखिए यदि मैं बोलता कि गंगा नदी, तो गंगा नदी में क्या हो जाता है कि जो आपकी गंगा है वो कैसी है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यदि मैं कह रहा हूं कि नदी की बात कर रहा हूं, तो नदी यहाँ पर कैसी एक जातिवाचक संज्ञा है, जो पूरे जाति का एक समूह का नेतृत्व करती है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कि नदी को क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। और यदि किसी प्रॉपर एक नाम दिया होता किसी नदी का, जैसे गंगा या यमुना, तो उसको क्या कहते, व्यक्तिवाचक संज्ञा करते। जो आपकी संज्ञा होती है वो कितने 5 प्रकार की होती हैं, आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिव का विशेषण क्या है। ऑप्शन है शिवेश, ऑप्शन बी है शैल, ऑप्शन सी है शैव और ऑप्शन डी है शंकर। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो शिव होता है वो कैसा, शिव का विशेषण क्या हो जाएगा, शैव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओह यह पिट गया, कौन सा वाक्य है, बताना है आपको कि ओह यह पिट गया में कौन सा वाक्य है। ऑप्शन है आपके विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन बी है विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन सी है संकेतवाचक वाक्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ओह यह पिट गया, यहाँ पर विस्मय बताया जा रहा है। जो विस्मय होता है आश्चर्य जताया जा रहा है, जहाँ पर आश्चर्य आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर आश्चर्य देखने को मिलता है वहाँ पर कौन सा, तो वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वो यह पिट गया, तो यहाँ पर आश्चर्य, देखिए आश्चर्य जहाँ पर दिखाया जाएगा वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य होते हैं, देखिए यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से एक वाक्य हमारा यहाँ पर दिया गया है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक भाग विस्मयवाचक वाक्य भी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नायक शब्द का स्त्री रूप क्या है। देखिए स्त्रीलिंग रूप बताना है, स्त्री रूप नहीं, सॉरी, कह रहा है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शन है आपके नायिका, ऑप्शन बी है नायिकी, ऑप्शन सी है नायिका, ऑप्शन डी है नायका। तो आपको बताना है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो नायक शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से एक बार नहीं कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। बताना है आपको कि जो अयोगवाह वर्ण होते हैं वो हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से हैं। ऑप्शन है आपका ई, ऑप्शन बी है ऊ, ऑप्शन सी है अंगाहा, ऑप्शन डी है आ। तो देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो अयोगवाह होते हैं वो कितने होते हैं, हिंदी में अयोगवाह 2 होते हैं। यदि संस्कृत की बात करते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में अयोगवाह कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि अंग आहा, तो जिसको क्या बोलते हैं अनुस्वार, कहीं कहीं पर अनुस्वार और विसर्ग लिखा आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो अंग होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर अनुस्वार बोलते हैं, और जो आहा होता है उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो कंफ्यूज ना होइएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्याकरण जानने वाला, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको याद रखना। कह रहा है कि व्याकरण जानने वाला के लिए एक शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए है व्याकरण विशेषज्ञ, ऑप्शन बी है व्याकरण पंडित, ऑप्शन सी है व्याकरणी, ऑप्शन डी है व्याकरण ज्ञाता। तो व्याकरण जानने वाले को क्या बोलते हैं, तो व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है आपको कि सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है ई, ऑप्शन बी है अनि, ऑप्शन सी है धानी और ऑप्शन डी है ई। तो ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो आपका सावधानी शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय कैसे देखते हैं, जो शब्दों के पीछे यूज किए जाते हैं शब्द,
उनको क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, तो आपको जो मूल शब्द होता है किसी भी शब्द, जैसे मैंने बोला सावधानी, तो आपको यहाँ से मूल शब्द निकाल लेना है, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रत्यय मालूम पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका जो शब्द है वो है सावधानी, तो देखिए सावधानी किससे बना है, तो सावधान से बना है। किससे, सावधान इसका क्या है, सावधान इसका मूल शब्द है। तो जैसे ही हमने इसका सावधान मूल शब्द निकाला, तो सावधान इसमें क्या है, बड़ी ई की मात्रा इसमें पीछे लगाया गया है। तो देखिए ई आपका ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा और आप प्रत्यय को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। तो देखिए ऐसे जो भी मैंने जैसे लिखा, मैंने लिखा कोई भी एक शब्द ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख रहा हूं यहां पर हैरानी लिख देता हूं, जैसे हैरानी, ठीक है, कि आपको कोई हैरानी है ऐसा बोलते हैं ना, तो हैरानी लिख दिया मैंने। तो इसमें से जो हैरान होता है, जो अलग कर लेने वाला है शब्द है, जो मूल शब्द है वो कौन सा है, हैरान है। यहाँ पर ई आपका प्रत्यय निकल आएगा, ठीक है। तो आपको जो मूल शब्द होता है, प्रत्यय देखने का सही तरीका होता है कि जो उसमें से मूल शब्द होता है उसको अलग कर लेते हैं, तो इससे क्या है कि आपका प्रत्यय समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। और यदि बात करें कि व्यंजन की संख्या कितनी है कुल हिंदी में, पहले तो देखते हैं कि कुल वर्ण कितने हैं हिंदी में। तो कुल वर्णों की संख्या 52 है, और इसमें से जब हम 11 कम कर देंगे, तो देखिए जब 11 कर देंगे कम तो कितने होते हैं, 41। तो जो आपके स्वर होते हैं, वो व्यंजन होते हैं, वो कितने हैं, यहाँ पर 41 है। आपको ये याद रखना है इसको। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमीय का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको कि क्या है। ऑप्शन है आपके विष, ऑप्शन बी आम्र, ऑप्शन सी मधुप और ऑप्शन डी सुधा। तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि अमीय का पर्यायवाची क्या होता है, सुधा होता है। देखिए अमीय का पर्यायवाची और देख लेते हैं। इसके अलावा अमीय का पर्यायवाची क्या होता है, अमृत भी किसका होता है, अमीय का पर्यायवाची होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो देखिए महात्मा की बात की है कि महात्मा में कौन सा समास है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि महात्मा में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा तत्पुरुष के बारे में समझ लेते हैं। जो तत्पुरुष समास होता है इसमें कौन सा, उत्तर पद, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि उत्तर पद किस समास में प्रधान होता है, तो उत्तर पद किस में प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में होता है। और आपका जो तत्पुरुष होता है इसके 7 भाग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि अव्ययी भाव की बात करते हैं, तो जब कोई अव्यय आपको मिलता है, जब कोई किसी भी शब्द के आगे अव्यय लगा मिलता है, जैसे मैं बोलता हूँ यथाशक्ति, यथाशक्ति किसी भी शब्द के आगे आपको अव्यय लगा मिलता है, जैसे यथाशक्ति मैंने बोला, तो अव्यय लगा मिलता है आपको, तो उस समास कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके अलावा देखिए बहुब्रीहि समास देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास होता है आपका कि किसी दूसरे पर अर्थ जाना, ठीक है, किसी अन्य पर इसका अर्थ जाना क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मैं बोलता हूँ लंबोदर, तो लंबोदर में कौन सा आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक है। लंबोदर में कौन सा बहुब्रीहि समास है, इसको बोलते हैं जिसका लंबा है उदर, उसको क्या, अर्थात भगवान गणेश, ठीक है। तो जब इसका अर्थ किसी अन्य शब्द पर चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। ऑप्शन है आपके कि ने, ऑप्शन बी है के लिए, ऑप्शन सी है से और ऑप्शन डी क्या है, को। तो देखिए अपादान कारक की बात कर रहा है कि अपादान कारक की विभक्ति पूछा है क्या है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो अपादान कारक होता है उसको किसको, से या अलग होने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा में कौन सा, तो अपादान कारक है। देखिए जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो उसको उसमें कौन सा कारक हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। और ने की बात करते हैं तो ने, कर्ता ने, तो यहाँ पर कौन सा, कर्ता कारक हो जाएगा कि कर्ता ने कर्म को, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। इसके बाद के लिए की बात करें तो संप्रदान कारक यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए जितने भी प्रश्न हमने दोस्तों इस वीडियो में लिए थे वो सभी प्रश्न, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि दोस्तों आपने सभी प्रश्नों के आंसर दिए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही किए गए हैं, ठीक है, और कितने प्रश्न आपके द्वारा सही कर लिए गए हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ से मायने रखता है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है अभी तक। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।